अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि पार्लियामेंट मीन्स ओनली टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट पार्लियामेंट हैज थ्री पार्ट्स। एक रूल बना लो कि प्रोरोगेशन कभी एक बिल को किल नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के सेशंस की हम बात करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, लाइक प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस, एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, और एक हाउस में सेशन को समन करना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड क्या बोला गया है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स मेंशन नहीं है कि कितने सेशंस होने चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना बोलता है कि जो 2 सेशंस हैं उनके बीच का गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स मिनिमम 2 सेशंस इन अ ईयर होने चाहिए। बट कन्वेंशनली इंडिया में कितने सेशंस होते हैं पर ईयर? 3 सेशंस। लाइक अभी फेब में क्या चल रहा है? फरवरी में बजट आता है तो बजट सेशन, जुलाई अगस्त मॉनसून से रिलेटेड है तो मॉनसून सेशन, नवंबर दिसंबर विंटर सीजन तो विंटर सेशन। इस तरह से यूजुअली 3 सेशंस होते हैं इंडिया में, और जब 2 सेशंस के बीच का गैप है उसको क्या बोला जाता है? रिसेस। अब मान लो एक पर्टिकुलर सेशन चल रहा है, बजट सेशन की हम बात करें, तो जब सेशन चल रहा है तो वो सेशन मान लो फेब से मई तक है, तो उस बिटवीन में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए हाउस की जो मीटिंग्स होंगी उनको क्या बोला जाता है? सीटिंग्स। पर डे कितनी सीटिंग्स होती हैं? 2 सीटिंग्स। मॉर्निंग सीटिंग है 11 AM टू 1 PM, फिर लंच ब्रेक, एंड लंच ब्रेक के बाद सेकंड सीटिंग होती है 2 PM टू 6 PM। अब एक सीटिंग को एंड करना है तो उसके मल्टीपल वेज है। मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन वो एक सीटिंग को एंड कर सकते हैं ये बोल के कि हम दोबारा से रीअसेंबल होंगे पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है एडजर्नमेंट। ठीक है, अब मान लो सीटिंग चल रही थी एंड सडनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सीटिंग को एंड कर दिया विदाउट टेलिंग कि हम रीअसेंबल कब होंगे, उस सिचुएशन को बोला जाता है एडजर्नमेंट साइंड आई। जब सीटिंग की बात हुई तो किसका रोल है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। लेकिन मान लो अभी जो पूरा सेशन है, सेशन को एंड करना है, तो वो किसके पास पावर है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है वो पावर, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय PM। अब सेशन को एंड करना प्रोरोगेशन, लेकिन मान लो हमें पूरी लोकसभा को ही एंड करना है, मतलब उसका जो लाइफ है वो एंड करना है लोकसभा का, तो उसके लिए टर्म है डिजोल्यूशन। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ लोकसभा के केस में अप्लीकेबल है, राज्यसभा तो हमारा परमानेंट हाउस है, वो डिजोल्व होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो डिजोल्यूशन होगा ये भी कौन करेंगे? या तो ऑटोमेटिक डिजोल्यूशन होगा आफ्टर 5 years जब लोकसभा का टर्म एंड हो जाता है, या फिर फोर्स डिजोल्यूशन होगा, वो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द PM। और ये जो फोर्स डिजोल्यूशन होता है ये इरिवोकेबल है, मीन्स एक बार जब डिजोल्व कर दिया प्रेसिडेंट ने तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक चीज और कि अगर मान लो गवर्नमेंट मेजोरिटी में है तो ये फोर्स्ड रिजोल्यूशन है ना, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मीन्स वो डन तो डन। अब एक चीज और थी कि जब मान लो कोई सेशन स्टार्ट होता है उस सिचुएशन को बोलते हैं कि सेशन को समन करना, और ये कौन करते हैं? समन प्रेसिडेंट के अंडर आता है। टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट हाउस को समन करते हैं ऑन सच प्लेस एंड टाइम एज ही थिंक्स फिट। ओके, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2024 का प्रीलिम्स में, पार्लियामेंट के रेफरेंस में पहली स्टेटमेंट क्या है? प्रोरोगेशन जो हाउस का है डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, पहली बात तो जो प्रोरोगेशन आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, देन सेकंड स्टेटमेंट है प्रोरोगेशन जनरली हाउस का किया जाता है आफ्टर एडजर्नमेंट साइंड आई, बट प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बार नहीं है, वो प्रोरोगेशन सेशन का कभी भी कर सकते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या होता है कि मान लो स्पीकर ने क्या किया? एडजर्नमेंट साइंड आई किया, ये नहीं बताया कि हम रीअसेंबल कब होंगे। उसी बिटवीन मान लो प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन भेज दिया प्रोरोगेशन का कि हम सेशन को ही एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी अप्लाई होती है। या फिर मान लो एडजर्नमेंट साइंड आई अभी नहीं था, सीटिंग चल रही है हाउस की, सेशन चल रहा है, उस सेशन में एक पर्टिकुलर सीटिंग चल रही है, मीनवाइल प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि हम सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि डिसोल्यूशन लोकसभा का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ही डज सो ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही हमने देखा था अभी कि एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट फोर्स्ड डिसोल्यूशन कर सकते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो करेक्ट आंसर इज सी, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2004 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है। देखो स्पीकर लोकसभा का है, देखो लोकसभा के स्पीकर के पास एडजमेंट साइन डाई की पावर्स हैं, ठीक है, बट ऑन प्रोरोगेशन इट इज ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। बेसिकली एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो स्पीकर ने एडजेंट किया, एडजमेंट साइन डाई किया, और इसके बाद प्रोरोगेशन आ गया बाई प्रेसिडेंट, तो दोबारा से जब हाउस को कॉल करना होगा तो प्रेसिडेंट ही समन कर सकते हैं हाउस को। क्यों? क्योंकि प्रोरोगेशन लग चुका था। लेकिन मान लो सिर्फ एडजमेंट साइन डाई चल रहा है, प्रोरोगेशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इस ड्यूरेशन में स्पीकर को लगे कि हाँ हाउस को दोबारा से कॉल करना है तो ही कैन कॉल। ठीक है, क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जब तक लोकसभा को सूनर डिजोल्व नहीं किया जाता, मीन्स प्रेसिडेंट फोर्स डिजोल्यूशन नहीं करते हैं, या फिर लोकसभा का कोई टर्म एक्सटेंशन नहीं है, लाइक इमरजेंसी के केस में 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है लोकसभा के टर्म को, उसके अलावा लोकसभा ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाती है एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ 5 years विदाउट एनी फॉर्मल ऑर्डर ऑफ डिजोल्यूशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस एंड अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये लास्ट वीडियो जब हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा था तब भी 2 क्वेश्चंस थे जहां पे ये वाली स्टेटमेंट रिपीट हो रही थी। अब ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें ये स्टेटमेंट रिपीट हुई है कि स्पीकर कंटिन्यू करते हैं डिस्पाइट डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस, ठीक है, अंटिल फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका फाइनल? ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी 1 2 3। देन है 2020 का क्वेश्चन प्रीलिम्स में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स इट। यस करेक्ट है। समन कौन कर सकते हैं? सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना चाहिए, बिकॉज जनरली वो वाली स्टेटमेंट्स में थोड़ा चीजों को मोल्ड करके लिखा होता है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3 सेशंस के बारे में बात करता है। पहली बात तो ऐसा करता नहीं है, सिर्फ ये बात होती है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड, मान लो आपको ये फैक्ट पता नहीं है 3 सेशंस वाला, तो भी आप नेक्स्ट जो पढ़ोगे, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3। देखो नॉट मैंडेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स ले दी। जब अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो मैंडेट है एक तरह से, ठीक है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कोई मिनिमम डेज फिक्स नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू लैप्सिंग ऑफ द बिल्स। 2024 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लैप्सिंग ऑफ द बिल्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। पहली बात तो यही चीज ध्यान रखनी है कि जो बिल्स हैं वो लैप्स होते हैं ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। प्रोरोगेशन एंड एडजमेंट के केस में बिल्स लैप्स नहीं होते, बिकॉज प्रोरोगेशन जस्ट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ द सेशन है, और एडजमेंट क्या है? जस्ट टर्मिनेशन ऑफ द सिटिंग। लोकसभा आपकी सर्वाइव कर रही है तो बिल स्लैप्स नहीं होंगे, सिर्फ डिसोल्यूशन के केस में बिल स्लैप्स होंगे। अब ये जो सारे कंडीशंस हैं, इसी का जो क्रक्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सोल्व द लैप्सिंग ऑफ बिल्स रिलेटेड क्वेश्चन। देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में बिल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, फिर उसके बाद जब दोनों ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए बिल जाता है। ये एक सिंपल सिनेरियो है। अब समझो, मान लो कोई बिल है, उसने लोकसभा को टच किया और लोकसभा डिसोल्व हो गई तो बिल लैप्स हो जाएगा। अब ये लोकसभा को टच करने वाला सिनेरियो कब कब अराइज हो सकता है? मान लो कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और लोकसभा डिसोल्व हो गई। सेकंड सिचुएशन, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ, फिर राज्यसभा के पास चला गया, बट लोकसभा डिसोल्व हो गई, तो मतलब लोकसभा का कॉन्टैक्ट या लोकसभा का टच हो चुका है तो लैप्स हो जाएगा। मान लो एक सिनेरियो है जब राज्यसभा के पास बिल इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा के पास ही पेंडिंग है, लोकसभा में गया ही नहीं है, तो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा एक तरह से आपका सेफ हेवन है क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, वहां पे डिसोल्यूशन होता नहीं है, तो बिल का लैप्सिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मान लो लोकसभा ने टच किया, राज्यसभा का भी कॉन्टेक्ट हो गया, दोनों ने पास किया उसको और प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब अगर प्रेसिडेंट का इन्वॉल्व हो गया, प्रेसिडेंट एक तरह से ये समझ लो लाइफ सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लोकसभा ने पास किया बिल, लोकसभा डिसोल्व हो गई, बट प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट आ गया है इसलिए बिल लैप्स नहीं होगा। प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट ने मान लो ज्वाइंट सीटिंग के लिए समन किया हुआ हो, प्रेसिडेंट ने मान लो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेजा हो सकता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए पेंडिंग हो बिल, तो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, वन लाइन में अगर किसी बिल को लोकसभा का कॉन्टेक्ट हो चुका है तो बिल लैप्स हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट आ गया है तो बिल लैप्स नहीं होगा। इतनी सी बात है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा कि लोकसभा का कॉन्टेक्ट हो गया तो
उसके डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाएगा। बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। करेक्ट है, क्योंकि लोकसभा से किसी न किसी तरह से कॉन्टेक्ट हो चुका है ना, लोकसभा को टच करके राज्यसभा में गया है और लोकसभा मीनवाइल डिसोल्व हो गई तो बिल लैप्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, ए बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज हिज हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ ज्वाइंट सिटिंग। अब मान लो अगर ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट समन कर चुके हैं किसी बिल के कोरस्पॉन्डिंग और लोकसभा मीनवाइल डिसोल्व भी हो गई तो क्या होगा, बिल लैप्स होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इट लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ज्वाइंट सिटिंग के केस में बिल लैप्स नहीं होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। पहली बात तो ये कीवर्ड है प्रोरोगेशन। अभी मैंने बताया कि प्रोरोगेशन के केस में और एडजमेंट के केस में बिल्स लैप्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई क्योंकि डिसोल्यूशन में सिर्फ बिल लैप्स होते हैं। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल अभी राज्यसभा में पेंडिंग ही है, लोकसभा के पास गया ही नहीं है। ठीक है, तो क्या वो लैप्स होगा? नहीं होगा ना। करेक्ट है स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी, आंसर 2 ओनली। अब एक चीज और देखना कि एक रूल बना लो कि प्रोरोगेशन कभी एक बिल को किल नहीं करता। ये आर्टिकल 107 क्लोज 3 में मेंशन्ड है। ओनली डिसोल्यूशन से ही बिल की लाइफ एंड होती है या फिर लैप्स होता है। अब एडजमेंट और प्रोरोगेशन की कोरेस्पॉन्डिंग भी अगर हम देखें तो देखो, एडजमेंट से तो कभी भी किसी बिल पे या लोकसभा के किसी भी बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर प्रोरोगेशन है, प्रोरोगेशन आपके बिल्स को इफेक्ट नहीं करेगा और बाकी कोई पेंडिंग बिजनेस भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे नोटिस पेंडिंग है जो बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड है तो वो लैप्स हो जाएंगे। जब भी दोबारा से समन होगा हाउस प्रोरोगेशन के बाद तो जो बिल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले नोटिस थे वो रीसेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, होप लैप्सिंग ऑफ द बिल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपके लिए इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो है रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि पार्लियामेंट मीन्स ओनली 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये आर्टिकल 79 में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एमपी नहीं है, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना कोई भी बिल को एक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद बिल किसके पास जाते हैं? प्रेसिडेंट के पास फॉर द फाइनल एसेंट। बाकी मान लो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको समन करना, प्रोरोग करना, लोकसभा के केस में डिसोल्यूशन करना, ऑर्डिनेंस पास करना एटसेट्रा, वो सब प्रेसिडेंट के रोल है। सो एनी स्टेटमेंट सेज कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 हाउसेज, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब दोनों हाउसेज की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के लिए स्ट्रेंथ जो मेंशन्ड है वो डिफरेंट है और करंट एक्चुअल स्ट्रेंथ डिफरेंट है। लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात होती है वो 550 मेंबर्स की बात होती है। एक्चुअली पहले क्या होता था, प्रीवियसली 552 होती थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस भी होते थे। बट 104th अमेंडमेंट एक्ट से जो 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन है उसको अबोलिश कर दिया गया। तो अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो 550 मेंबर्स है। और इसका ब्रेकडाउन भी आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि 530 सीट्स होंगी वो स्टेट से होंगी, 20 सीट्स होंगी वो यूनियन टेरिटरीज से होंगी। अब ये तो 550 का ब्रेकडाउन है, बट करंट एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा में? 543। और ये 543 मेंबर्स हैं, ये सारे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हैं वाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, अब ये 543 का ब्रेकडाउन फर्दर क्या है कि स्टेट्स से 524 मेंबर्स हैं और यूनियन टेरिटरीज से 19 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब राज्यसभा की कंपोजिशन की बात करें तो राज्यसभा में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 250। ठीक है, 250 में ब्रेकडाउन क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से होने चाहिए 238 मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए। और नॉमिनेशन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। लेकिन जो करंट एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245 मेंबर्स, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 233 को ब्रेक करें तो स्टेट्स से 225 सीट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज से 8 सीट्स हैं। 3 यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन है। J&K से कितने हैं? 4 सीट्स, दिल्ली से 3 सीट्स, पौंडीचेरी से 1 सीट। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मेंबर्स बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब हम यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये एक बेसिक आइडिया रखो कि जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन्हीं यूनियन टेरिटरीज से सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। ठीक है, अगेन 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है। ठीक है, अब अगर हम कंपैरिजन करें एक साथ लोकसभा राज्यसभा का, देखो लोकसभा में अब करंट सिनेरियो के हिसाब से कोई नॉमिनेशन नहीं है, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन
लोकसभा में भी है कितनी, करंट है 19 मेंबर्स, और कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम कितनी प्रिस्क्राइब करता है 20 मेंबर्स। लेकिन राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज से सिर्फ 8 मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है। बट पॉइंट इज कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बेसिस ऑफ सीट्स, हमारे इंडिया में दोनों हाउसेज में जो सीट्स का कंपोजिशन है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं वो सब के बारे में कहाँ मेंशन्ड है, 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बेस्ड सीट्स की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में यूपी से 31 सीट्स हैं, और वहीं पे त्रिपुरा से ओनली 1 सीट है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में क्या है, जो उनका अपर हाउस है जिसको सेनेट बोलते हैं, सेनेट में टोटल 100 सीट्स हैं, और हर एक स्टेट 50 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट से इक्वल 2 सीट्स। इंडिया में ऐसा नहीं है, ये पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में भी। और लोकसभा की जो मेंबर्स हैं उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, और राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, ठीक है। ये आइडिया लग गया। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो जो टर्म की बात होती है कि लोकसभा का टर्म और राज्यसभा का टर्म क्या होना चाहिए। लोकसभा का जो टर्म है, नॉर्मल टर्म क्या है, वो 5 ईयर्स है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर 5 ईयर्स। अगर प्रेसिडेंट अंडर सम सिनेरियोज डिसॉल्व कर देते हैं तो वो डिफरेंट बात है, अदरवाइज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाता है 5 ईयर्स के बाद। अभी करंट हमारी 18th लोकसभा चल रही है जिसका टर्म है 24 से 29 तक, ठीक है। अब ये 5 ईयर का नॉर्मल टर्म है, क्या एक्सटेंशन में मिल सकता है लोकसभा को? यस, इमरजेंसी के केस में एक्सटेंशन मिल जाता है। जैसे मान लो जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात नहीं हो रही। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी तो कौन एक्सटेंड कर सकता है लोकसभा की टर्म को? पहली बात तो पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। लिमिट क्या है कि 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, और लोकसभा की टर्म तो 5 ईयर्स है, तो एक लॉ पास हुआ उसकी 6 ईयर्स हो जाएगी। मतलब कहने का कि 1 ईयर एट ए टाइम इंक्रीज हो जाएगी। टोटल ड्यूरेशन क्या हो सकती है? कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप लोकसभा टर्म एक्सटेंड कर सकते हो बाई पासिंग द लॉ फ्रॉम द पार्लियामेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 1 ईयर करके। बट एक 6 मंथ रूल क्या है कि जैसे इमरजेंसी सीज हो जाती है तो उसके बाद आप बियॉन्ड 6 मंथ्स एक्सटेंशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन राज्यसभा के केस में क्या है, राज्यसभा पहली बात तो डिजोल्व ही नहीं होती, परमानेंट हाउस है। तो टर्म ऑफ राज्यसभा कोई कहेगा 6 साल है, 5 साल है, नो, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो राज्यसभा के केस में राज्यसभा एज ए हाउस का टर्म नहीं है, राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है, और वो टर्म कितना है? 6 ईयर्स का। और ये टर्म जो है 6 ईयर्स का, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है, पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं वो हर एक 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। अब मान लो ये है, जैसे 6 ईयर्स को 2 ईयर्स में डिवाइड करें, मान लो ये कुछ मेंबर्स हैं ऐसे, तो हर 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। मान लो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि किसी एक मेंबर ने रिजाइन कर दिया, या फिर वैकेंसी होगी ड्यू टू डेथ एटसेट्रा, तो क्या होगा? बाय इलेक्शंस होंगे। लेकिन बाय इलेक्शंस जो होंगे ना, वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए होंगे, ठीक है। मान लो उस पर्टिकुलर मेंबर का टर्म बचा हुआ था 1 ईयर का, तो वो जो बाय इलेक्शन से जो भी मेंबर इलेक्ट हुआ है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए यहाँ पे इलेक्ट होंगे, ना कि फुल 6 ईयर्स के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, री इलेक्शंस की बात अगर हम करें तो जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो क्या दोबारा से री इलेक्ट हो सकते हैं? यस, दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कीप इट इन माइंड। अब देख रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। 2012 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है, एक 2002 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं होती हैं। स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रीव्यू में आता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन, इस पे हम बात करेंगे अभी। थर्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अभी हमने देखा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट की इंटीग्रल पार्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हुई, तो आपने 2 पे एलिमिनेट कर दिया। अब पहली स्टेटमेंट पे आपको पता है कि रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब सिर्फ बचा है डी, नन। अब आपको देखो स्टेटमेंट 2 नहीं भी पता थी तब भी आपका आंसर सोल्व हो गया। और जनरली यूपीएससी में इस तरह से ऑप्शन सेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोकस होता है कि आपको कौन से स्टेटमेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए था, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। अब अगर हम इलेक्शन डिस्प्यूट्स की भी बात कर ही लें तो क्या है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन करने की अथॉरिटी किसके पास है? 19th अमेंडमेंट के बाद से हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और उसके बाद अपील किस में जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास इनिशियल पावर है एडजुडिकेशन की रिलेटेड टू इलेक्शन डिस्प्यूट्स, देन अपील गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल है ना, वो इलेक्शंस को कंडक्ट करने में है, लेकिन एडजुडिकेशन में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 2002 वाला क्वेश्चन, टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस,
इमरजेंसी के केस में एक्सटेंड हो सकती है ना, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट ए टाइम, नहीं, अभी देखा 1 year एट ए टाइम एक्सटेंड हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, प्लीज सी। और ये इसमें 2 years की बात कर रहा है तो नहीं, फैक्ट था, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और 1995 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा देखने में टफ लग सकता है, क्योंकि क्या पूछा है, इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। पहली बात तो लोकसभा के इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एवरीवन विद 18+ ऑफ एज। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ये ऑब्वियसली नॉर्मल सिटीजन्स हैं अबव 18+ ऑफ एज। ठीक है, तो ये लोकसभा के इलेक्शंस में तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, और राज्यसभा के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, क्योंकि ये लोग हैं जो राज्यसभा के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोकसभा के इलेक्शंस में तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, बट राज्यसभा में सिर्फ इनका रोल है। तो अगर दोनों की बात करें कि वोट इन इलेक्शंस टू बोथ, तो सिर्फ ये लोग हैं जो दोनों के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है।